4 जून 1989 चीन के इतिहास का सबसे काला दिन, जब चीन में बीजिंग के तियानमेन चौक पर काफी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। छात्रों के द्वारा लोकतंत्र की मांग को जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए चीनी सेना के 3 लाख सैनिकों ने उन छात्रों को बंदूकों और टैंकों से उड़ा दिया। सोचिए, आज भी इतिहास का ये सबसे बड़ा काला दिन है। चीन क्यों, क्या था ये तियाननमेन स्क्वायर गोलीकांड, और चीन क्यों आज भी इसको सही ठहराता है, और चीन का इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने का क्या मकसद था, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी चाइना की हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। चीन में पहले मंगोलों का राज चलता था 1300 से लेकर 1500 ईस्वी तक। मंगोल वंश का राज चला। फिर उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज आई। 1900 आते आते शुरुआत से ही वहाँ पे राजा महाराजा का ही रूल चलता था, मोनार्की चलती थी वहाँ पे। मोनार्की के तहत क्या होता था, राजा महाराजाओं का रूल होता था, राजकुमारों का प्रिंसली रूल चलता था वहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे क्विंग डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद और भी अलग अलग डायनेस्टीज आई जिन्होंने काफी समय तक राज किया, काफी कुछ किया। अब उसके बाद हुआ क्या, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि है ना, जापान ने इधर चाइना को इन्वेड कर दिया। जापान ने जब चाइना को इन्वेड किया तो उसके बाद हुआ क्या कि है ना, साइनो जैपनीज वॉर शुरू हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे नैनकिंग मैसेकर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि नैनकिंग मैसेकर, और उसके बाद उसी समय से ही क्या हुआ था कि केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था शुरू से ही। अब जो ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके तहत हुआ क्या कि है ना, जो इसमें डेन जियाओपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी, माफ कीजिएगा, माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी चियांग काइशेक की पार्टी थी, ये दोनों काफी समय से आपस में लड़ रही थी। अब जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद ये दोनों में और भयंकर झड़प होती है। और उसके बाद 1949 आते आते क्या होता है कि है ना, जो चियांग काइशेक की कम्युनिस्ट पार्टी है वो, माफ कीजिएगा, माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है, और फाइनली चियांग काइशेक को ताइवान भागना पड़ता है। कम्युनिस्ट वो जो केएमटी पार्टी है उसको कुछ मिलता नहीं है, चियांग काइशेक बगल में ताइवान होता है, ताइवान भाग जाते हैं और माओ जेडोंग जीत जाता है। और यही से ही 1949 में ही माओ जेडोंग ने लाल झंडा लहरा दिया था कम्युनिस्ट का, तियाननमेन स्क्वायर। जैसे आज दिल्ली का लाल किला है ना, वैसे ही है तियाननमेन स्क्वायर, बहुत फेमस जगह है चीन की। तो वहाँ वहीं से ही है ना, यहाँ से बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था 1989 में। तो यहीं से ही 1949 में लाल झंडा फहरा दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी का, और फिर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद हुआ क्या कि है ना, ये सब हुआ, माओ जेडोंग आए। माओ जेडोंग की ने बोला कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, जिन लोगों का है हम उन लोग को देंगे, ऐसे करके। लेकिन जो पॉलिसीज थी ना उनकी, सब उल्टी पड़ गई, सब गलत सलत हो गई। गलत सलत पॉलिसीज कैसे हो गई उनकी, देखिए, जो पॉलिसीज में उन्होंने किया था ना, उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट कर दिया। अब कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब जैसे सरकार जो बोलेगी आपको वही करना पड़ेगा। सरकार बोलेगी कि आपको इतने क्विंटल गेहूं उगा के देना है तो आपको सरकार को देना पड़ेगा। दूसरा, सरकार ने जो बोला वो चलो ठीक है। दूसरा, उन्होंने क्या बोला कि जितने भी जो भी है ना एग्रीकल्चर या जितनी भी चीज़ें जिस उन सब में गवर्नमेंट का ही हाथ रहेगा। जो इंडस्ट्री वगैरह उनको खोलने वोलने में, सब में गवर्नमेंट जैसा बोलेगी आपको वैसा मानना ही पड़ेगा। अब उसके बाद होता क्या है कि है ना, गवर्नमेंट तो मान जाती है, वो ऐसे करके कर देते हैं। अब उनकी जो पॉलिसीज है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी है ना गरीबी हो जाती है चीन में। और 1959 से लेके 1962 तक चाइना में बहुत बड़ा फैमाइन आ जाता है, जिसको ग्रेट चाइनीज फैमाइन बोला जाता है। अब ये ग्रेट चाइनीज फैमाइन बोला जाता है। अब इस फैमाइन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती है। अब इससे पहले बंगाल में फैमाइन आया था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे 1943 में। 1943 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फैमाइन आया था। फिर उसके बाद अभी ये जो फैमाइन आया था, ये तो फैमाइन में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान इंसान को खाने लग गया था। फिर है ना, पेड़ पौधे खाने लग गए, लोग मिट्टी खाने लग गए। अरे लोगों के पास जब खाने पीने को नहीं होगा, कुछ करने को नहीं होगा, खेती बाड़ी होगी नहीं, तो लोग अनाज कहाँ से उगाएंगे?
कुछ आएगा नहीं, अब इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो यही सब ऐसी चीज़ें खाने लग गए लोग। फिर उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें चले गई, काफ़ी कुछ हुआ। अब 1966 तक ये सब चल रहा था। अब माओ जेडोंग में ये सब जब हो रहा था वहाँ पे, तो माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें भी लोग माओ जेडोंग के खिलाफ होने लगे, उन्हीं के खिलाफ लोग आ गए सड़कों पे कि नहीं, माओ जेडोंग जो कर रहा है वो सही नहीं है, वो सब चीज़ें गलत है। तो ऐसे करके उसने माओ जेडोंग ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया, माओ जेडोंग को उन्हीं की पार्टी से ही डिसमिस करके निकाल दिया। अब माओ जेडोंग बहुत चालाक इंसान था, इसने क्या किया, उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन की स्टार्ट कर दिया। कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था कि लोगों को मारा गया था, परजेज हुई थी, मतलब लोगों को वायलेंटली मार पीट के बाहर कर देना, ये सब कर देना। क्योंकि जो लोग बोलते थे ना कि जो ये हमारे जो जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, ये तो जो हमारा जो कल्चर है इसको तो खराब करने पे तुले हुए हैं ये लोग, तो ऐसे तो चलेगा नहीं क्योंकि हमारा कल्चर खराब हो जाएगा इनकी वजह से। तो ऐसे करके लोगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी, काफ़ी कुछ शुरू कर दिया। तो उसके बाद हुआ क्या कि ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी जो डेन जियाओपिंग है ना, क्या हुआ था, माओ जेडोंग को तो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है चाइना का। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है, इसको चीन का राष्ट्रपिता लोग मानते हैं, बहुत बड़ा स्थान मिला है इसको, हीरो की तरह आज भी माना जाता है। माओ जेडोंग के खिलाफ अगर चाइना में कोई गया तो हो सकता है उसको जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे सरकार के खिलाफ या किसी को क्रिटिसाइज करने की कोई आज़ादी नहीं है चीन में। तब उसके बाद हुआ क्या कि अब 1906 डेन जियाओपिंग भी इसमें मारे जाते, जो इसके बाद चाइना में प्रेसिडेंट बने थे वो, लेकिन बच गए थे कैसे भी करके। अब ये 10 साल तक ये कल्चरल रेवोल्यूशन चलता है और 9 सितंबर 1976 को माओ जेडोंग की मौत के बाद ये कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है। काफ़ी लोगों की जानें जाती है इसकी वजह से। तो उसके बाद होता क्या है कि है ना, जैसे माओ जेडोंग की वजह से काफ़ी लोगों की जानें चली जाती है, कुछ काफ़ी हो जाता है। अब उसके बाद होता क्या है, 1976 में फिर सत्ता बदल जाती है, डेन जियाओपिंग चाइना का प्रेसिडेंट बन जाता है। अब डेन जियाओपिंग चाइना का प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उसके बाद होता क्या है कि है ना, इसने बोला कि इसने है ना चाइना को डेवलप करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा चाइना को डेवलप करना शुरू किया, जिसको क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न चाइना बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेंज में अगर ये डेन जियाओपिंग नहीं होता तो शायद आज का चाइना फिर उतना डेवलप नहीं हो पाता शायद, और फिर इंडिया शायद सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री होता चाइना के बदले। अब उसके बाद होता है कि 1976 में ये सब होता है, डेन जियाओपिंग आते हैं। डेन जियाओपिंग के बाद होता क्या है कि अब डेन जियाओपिंग आते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि वो है ना काफ़ी चीज़ें करते हैं चाइना में, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू किया, लोगों को इधर से उधर एफडीआई लाना शुरू किया, अलग अलग कंट्री से ट्रेड करना शुरू किया, चीज़ों को ट्रेड करना चालू किया। फिर उसके बाद हुआ क्या, जब सारी चीज़ों को ट्रेड करना शुरू किया, सब किया, फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ काफ़ी, है ना। अमेरिका ने भी है ना आके इन्वेस्ट किया। अमेरिका ने तो है ना एक टाइम पे चाइना को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था, क्योंकि जंग तो कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में थी। डेमोक्रेसी मतलब यूएसए, कम्युनिस्ट यूएसएसआर जिसके साथ चाइना खड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद ये जंग दोनों के बीच में चल रही थी, तो अमेरिका ने तो एक टाइम पे इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। लेकिन डेन जियाओपिंग के इन्वेस्टमेंट्स को देख के काफ़ी लोग आने लग गए, जैसे रशिया की प्रेसिडेंट आए मिखाइल गोर्बाचेव, फिर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, तो अलग अलग कंट्री से लोग आने लगे, प्रेसिडेंट्स आने लगे, अपनी कंपनी को बोलने लगे इन्वेस्ट करो जाके। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ चाइना में, काफ़ी डेवलपमेंट होने लग गई। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए देखिए, गरीबी हटी, सब कुछ हुआ, ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं ना। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि माओ जेडोंग की गवर्नमेंट जो लोग थे वो हाईली करप्ट थे, तो उस वजह से काफ़ी करप्शन बढ़ने लगा, नेपोटिज्म बढ़ने लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना इन्फ्लेशन भी बढ़ने लग गया, महंगाई बढ़ने लग गई। उसकी वजह से महंगाई बढ़ी, तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे जो इतना अभी देखिए चाइना तुरंत में अभी उठा है, तो थोड़ा चाइना को डेवलप होने में और टाइम लगेगा।
तो जो लोन्स आ रहे थे, जो सप्लाईज आ रही थी, वो रुक गए उस वजह से। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि है ना, जितने भी लोन आ रहे थे वो सब रुक गए उस वजह से, इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया। तो एफडीआई वगैरह में अब उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें की। फिर उसके बाद अब हुआ क्या कि अब जैसे ये सब हुआ, तो फिर उसके बाद 1986 में आते आते क्या हुआ कि है ना, चाइना में काफ़ी चीज़ें हो रही थी। अब इन सब का जो असर है वो किस पे पड़ा, काफ़ी मेनली स्टूडेंट्स पे पड़ा। क्यों? ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे थे, फैक्ट्रीज ने जॉब देने से मना कर दिया। अब फैक्ट्रीज ने जॉब देने से मना कर दिया तो फिर है ना, ब्लेम तो इसका गवर्नमेंट पे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग की पॉलिसीज ही गलत है, वो बोलते थे। इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठ के है ना फंसे हुए, हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब उसके बाद हुआ क्या, ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होने लग गए काफ़ी सारे। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, 1976 आते आते उन्होंने इसमें क्या हुआ कि है ना, ह्यू याबोंग जो यहाँ पे है ना फॉर्मर सेक्रेटरी थे यहाँ के, ये कम्युनिस्ट पार्टी के, ये सपोर्ट कर रहे थे इन सब चीज़ों को। अब ये सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे ह्यू याबोंग। उन्होंने बोला कि अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, अब देखिए काफ़ी पढ़ लिख रहे थे लोग, तो फिर है ना काफ़ी, जैसे अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जैसे अब कोई लोग अगर पढ़ लिख लेते हैं सबसे ज़्यादा, तो है ना फिर एक तरह से फिर उनमें थोड़ा समझदारी आ जाती है। फिर उन लोग को पता होता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, कहाँ गवर्नमेंट गलत कर रही है, कहाँ सही कर रही है, कौन क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें उनको मालूम रहती है कि है ना किस तरह से देश को हैंडल करना है। तब ऐसे में क्या होता है कि है ना, वो जैसे जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, या बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे वहाँ पे, जैसे डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जैसे फिजिसिस्ट थे काफ़ी सारे, जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे कॉलेजेस स्कूल के। तो वो लोग है ना बोलते थे ये सारी बातें, और ये स्टूडेंट्स क्या करते थे, इन सब की बातों को सुनते थे। और मतलब जो बड़े बड़े जो लोग थे ना, वो लोग यहाँ पे आके है ना सरकार की बुराइयां कर रहे थे। और बेटा, चाइना में सरकार की बुराई करना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालने के समान है कि तुमने चाइना में रहते हुए सरकार की बुराई कर कैसे दी, ये वाली बात हो जाती है वहां पे। तो ठीक है, काफी कुछ हो रहा था। तो वैसे अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो स्टूडेंट्स भी है ना इन सब बातों से इफेक्ट होते थे। उनको भी लगता था कि हाँ, ये वो लोग जो बोल रहे हैं ये तो सही बात है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत फिर लोग आके बोलते थे कि देखो ये तो बहुत बढ़िया रिफॉर्म है, पॉलिटिकली तो मतलब ऐसे इकोनॉमिकली तो सब ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एकदम खोखला है। क्योंकि ये पार्टी इतने टाइम से अपन पे रूल कर रही है। अब अगर कल को अगर जैसे ये अगर पार्टी रूल कर रही है, और अगर फिर अगर हमारे पास कुछ अगर रहेगा नहीं है, तो एक दिन सबको मार डालेगी ऐसे में। तो डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि है ना, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हो, डेमोक्रेसी होती क्या है, उसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में भी नहीं मालूम था कि ये किस चीज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सोचिए, ऐसे ऐसे लोग होते थे वहाँ पे। अब उसके बाद होता है क्या है कि है ना, ह्यू याबोंग जो थे, वो इन बातों को है ना, इन स्टूडेंट्स की मांगों को सपोर्ट कर रहे थे। वो सरकार में जाके है ना बता रहे थे कि है ना, कि ये जो पॉलिसीज है सरकार जितनी भी बनाती है वो गलत है, स्टूडेंट्स की उनको थोड़ी बहुत बात माननी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बोलते हैं वो सही है, कोई गलत नहीं है। तो उनकी बातों को मानो, उनके व्यूज सुने जाए। डेमोक्रेसी के लिए वो शुरू से ही डेमोक्रेसी के पक्ष में थे। तो डेन जियाओपिंग जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, ह्यू याबोंग को फिर है ना काफ़ी समय तक वो बोलते रहे। अब ह्यू याबोंग को है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, और है ना उन्हीं की ही पार्टी से डिसमिस करके निकाल दिया। अब ह्यू याबोंग भी स्टूडेंट्स के साथ की बातों में आ गए, और वो भी काफ़ी बोलो तो। ह्यू याबोंग जो थे वो भी है ना काफ़ी समय तक स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि है ना, इसी इंसल्ट की वजह से एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो फिर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब देखिए, प्रोटेस्ट जितने भी होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते एक ही है ना, एक दिन में अगर बोल दिया तो फिर उसकी वजह से शुरू हो जाए, ये सब नहीं होता है। सबसे ये सब चीज़ें बनती है सबसे ज़्यादा।
अब क्या होता है इसमें कि है ना, जो जैसे एक चिंगारी होती है बेसिकली है कि है ना, सरकार ने देश के खिलाफ ऐसे बोल दिया, देश में इस तरीके का कानून ले आया जो सही नहीं है, तो इसमें लोगों के व्यूज सुनने चाहिए, लोगों का भी ओपिनियन होना चाहिए, इस तरीके की बात बोली जाती थी। तो फिर उसके बाद ऐसे करके ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और ये धीरे धीरे ये गुस्सा चीनियों में पनपता गया, क्योंकि उनको पता था कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर उसके बाद ह्यू याबोंग के बाद आते हैं जाओ जाओ जियांग। जाओ जियांग होते ये भी है ना सपोर्ट कर रहे होते हैं कि है ना, जो उनके व्यूज होते हैं कि जितने भी व्यूज है वो सब सही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसको लेके है ना, वो बताते हैं कि नहीं है, जो चाइना के लोग जितने भी डिमांड कर रहे हैं सब सही है, गलत नहीं है। तो वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक एस्ट्रोफिजिस्ट के एक प्रोफेसर होते हैं, वो भी है ना आके इस मांग में अड़ जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो भी बोलते हैं कि है ना कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सही है। एक फिजिसिस्ट होते हैं वो। अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन डेंग जाओपिंग ने तो इसको काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दी थी कि है ना, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तो मत बोलो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि है ना, ये सब होता है वहाँ पे। अब उसके बाद होता है कि ये कि किसी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है इसकी वजह से। अब उसके बाद लेकिन होता क्या है कि है ना, 1989 आते आते क्या होता है कि है ना, 16 अप्रैल 1989 को क्या होता है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये अपनी डिमांड्स को लेके क्या करते हैं, बीजिंग के तियानानमेन स्क्वायर पे आ जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, और वहीं से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। 16 अप्रैल को ये गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है, और 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, ऐसे करके अलग अलग समय से प्रोटेस्ट बढ़ते जाते हैं। वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट होता रहता है इस चीज़ को लेके, काफ़ी कुछ होता रहता है। अब उसके बाद होता क्या है, 23 अप्रैल को जो स्टूडेंट्स यूनियन एक का ऑटोनॉमस फेडरेशन एक तबका होता है, अब ये होता है कि ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि है ना, ये जितने भी लोग हैं, अब वो क्या बोलते हैं कि है ना, वो जो जितने भी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि है ना, एक चेंज होना चाहिए। तो ये जो फेडरेशन है ये और लोगों को कि इसके बारे में बताते हैं, पूरे देश में ये जागरूक करते हैं लोगों को कि है ना, जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अपन अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं सरकार से, सरकार को अपना राइट्स मांगने की सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना, कोई इधर से उधर किसी के पास राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स सबको होने चाहिए। डेमोक्रेसी में लोगों को सिलेक्ट करने को होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट को लेना चाहते वो। तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम तक हुआ क्या कि अब जैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी, अब ऐसे करके फिर और लोग ज़्यादा आने लग गए इस चीज़ को सुन के, और ज़्यादा प्रोटेस्टर्स आ रहे थे, लाखों की संख्या में आ रहे थे। लेकिन 26 अप्रैल 1989 को चाइना का जो एक न्यूज़पेपर है पीपल्स पार्टी, इसने एक एडिटोरियल छाप दिया। चाइना में तो देखिए बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर है, ये पीपल्स पार्टी है, फिर ये पार्टी को रिलेटेड एक पेपर है जिसको क्या नाम है उसका, हाँ ग्लोबल टाइम्स नाम से एक पेपर है, न्यूज़पेपर है, और भी इन लोग के अलग अलग न्यूज़पेपर है। ये जितने भी एडिटोरियल्स है ना, ये आज भी है ना, ये सब उल्टी सीधी खबरें छापते रहते हैं, सब है ना सरकार की चमचागिरी करते हैं बैठ के खाली, और कुछ नहीं है। तो इसने ये एडिटोरियल छाप दिया, और एडिटोरियल में क्या बोला कि जो जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी पार्टी इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रही है, वो एंटी पार्टी एंटी चाइनीज गवर्नमेंट है, वो देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ऐसे लोगों पे। इस तरीके का एडिटोरियल में बोल दिया गया, और इसके बाद तो फिर लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भड़क गया, लोग और गुस्से में आ गए कि है ना, हम तो है ना अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों के हक के लिए है ना बोल रहे हैं, और ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इस तरीके की बात लिख रहे हैं पेपर में, तो अब तो ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा, अब तो चाहे जो हो जाए, अब तो हम या तो वही होगा, करो या मरो वाली स्थिति है कि है ना, प्रोटेस्ट जो होगा वो तो होगा ही। तो अब उसके बाद होता क्या है कि है ना, चलो ठीक है, प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं, और इस चीज़ को सुन के और लोग आने लग जाते हैं कि है ना, वो और चीज़ें देखने लग जाते हैं कि है ना, और 1 लाख से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, काफ़ी लोग 1 लाख से ज़्यादा रोज़, 50,000 से ज़्यादा, 1 लाख। अब उनका ये बोलना होता है कि हमारी 7 डिमांड्स मान लो, बस उनकी एक ही चीज़ होती है कि है ना 7 डिमांड्स मान लो, 7 मांगे वो बताते कि ये मांगे, वो अगर मान लो तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे।
लेकिन वो कोई मानने को तैयार नहीं होता है। कम्युनिस्ट पार्टी या कहीं पे भी स्टूडेंट्स में सबका ये कहना होता है कि डिमांड्स को मान लो, लेकिन कोई मानता नहीं है। अब उसके बाद होता क्या है कि है ना, उसके बाद होता क्या है कि अब ये लोग मानने को रेडी नहीं होते। अब वो 7 डिमांड्स क्या रखते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज तो है कि जो हमारा जो ये बुर्जुआ जो कैपिटलिस्ट है, इसको हमको लिबरलाइज करना है, तो इससे हमको ऊपर उठना चाहिए इस चीज से, तो ये चीज मानो। दूसरा, करप्शन को हटाओ। तीसरा, एजुकेशन के लिए फंड करो, इंटेलेक्चुअल्स को और बढ़ाओ। फिर उसके बाद होता क्या है, प्राइवेटली जितने भी जो न्यूज़पेपर्स हैं, प्राइवेटली न्यूज़पेपर्स है या जो प्रेस सेंसरशिप आपने जो लगा रखा है, प्रेस सेंसरशिप जो आपने लगा रखा है, बैन लगा रखा है, उसको हटाओ। वही चाइना में जितने भी है ना, मैंने अभी बताया कि है ना पीपल्स पार्टी और ये सब चलता है, ये पीपल्स पार्टी, पीपल्स डेली और है ना ग्लोबल टाइम्स जैसे जो न्यूज़पेपर है, वो है ना कोई वहाँ पे है ना सरकार की खिलाफी, कोई वहाँ पे है ना प्राइवेटली जो न्यूज़पेपर है, कोई पब्लिक वहाँ पे अलाउ नहीं करती। कोई प्राइवेट न्यूज़पेपर, जैसे अपने यहाँ पे तो कितने न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे लोकमत हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर्स आते रहते हैं, जागरण हो गया, दैनिक जागरण, जैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स भी है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स भी आते रहते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, कोई पब्लिक पेपर है ना वहाँ पे अलाउ नहीं करता प्राइवेटली बोलना। वहाँ पे आप बोल भी नहीं सकते, आप बोल के तो देखो, वहाँ पे ऐसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलने का वहाँ, तो ये वाली हालत है। तब उसके बाद होता है कि वो बोलते कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो बोलते कि है ना जो पब्लिक इंफॉर्मेशन दो, जितनी भी जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, उसको है ना वहाँ से आप है ना वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो कि कितनी प्रॉपर्टीज है। फिर है ना उसके बाद जो है ना जितने भी हम जो बीजिंग में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो जितने भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे कि जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को है ना आप हटाओ वहाँ से, उस चीज़ को वहाँ से हटाओ। और उसके बाद है ना हमारे व्यूज सुनो और हमसे बातचीत करो बैठ के, और हमारी फिर डिमांड को मानो कि है ना हम क्या चाहते हैं। तो पूरी पार्टी ने बोला कि है ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उन्होंने बोला कि बोलते रहो, तो भाई उनका काम है तो बोलना, तो पार्टी को ऐसा लगा कि ये लोग बोलते रहेंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इन लोग को चाहिए कि नहीं प्रोटेस्ट तो चलेगा तो चलेगा ही। अब उसके बाद होता क्या है कि है ना ये प्रोटेस्ट काफ़ी समय तक चल रहा होता है। अब उसके बाद होता क्या है कि है ना पुलिस की भी हालत खराब हो जाती है, इतने लोग आ जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है तियाननमेन स्क्वायर पे, तो वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में होता क्या है कि है ना अब फाइनली फिर एक डायलॉग बनता है। डायलॉग मतलब क्या कि ना सरकार पे भी अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बातचीत करने के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि चलो ठीक है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब उसके बाद होता क्या है कि है ना स्टूडेंट्स और कम्युनिस्ट पार्टी में बात होती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है कि वो बोलती है कि वो है ना बोलती है कि नहीं, वो एकदम मना करती है, तो बोलती है कुछ नहीं, करप्शन वरप्शन कुछ नहीं मिलेगा, डेमोक्रेसी, प्रेस की फ्रीडम, ये चीज़ चाइना में नहीं चलती है। तो ये सब है ना चाइना में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए वो बोलते कि नहीं घर जाओ यहाँ से। मतलब ऐसे बोलते तो नहीं, लेकिन उनका यही मतलब होता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ऐसे करके वो कम्युनिस्ट पार्टी निकाल देती है, उन लोग को बात बनती नहीं है। फिर पार्टी में भी क्या होता है, इधर दो गुट हो जाते हैं। अब इधर लेपिंग को जो एक तो मॉडरेट्स होते हैं और एक दूसरा होता है हार्ड लाइनर कंजर्वेटिव। अब जो मॉडरेट्स होते हैं उनका ये बोलना होता है कि उनके पूरे व्यूज सुनो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, पहले उनकी व्यूज सुनो, काफ़ी चीज़ें बताओ उस बारे में क्या है क्या नहीं है। तब उसके बाद होता क्या है कि है ना वो व्यूज सुनने के लिए, लेकिन वो जो हार्ड लाइनर कंजर्वेटिव वाला जो ग्रुप होता है वो बोलता है कि नहीं सारी की सारी डिमांड्स को इसी वक्त खारिज करो, सब खारिज करो। क्योंकि उस समय फिर है ना वो बोलते कि नहीं ये सारी चीज़ें, डेन जियाओपिंग ने तो एक टाइम पे ये भी बोल दिया था कि है ना ह्यू याबांग और जाओ जियांग, ये दो लोगों पे इसने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये लोग ट्रेडर्स हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि इन्होंने गलती कर दी। अब उन्होंने फिर वो और लोग आने लगते प्रोटेस्ट पे। अब इधर क्या होता है कि है ना रशिया के जो उस समय प्रेसिडेंट होते सोवियत के, मिखाइल गोर्बाचेव, वो आते इधर मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो आने वाले थे। अब तब स्टूडेंट्स ने सोचा कि ये तो हमारे लिए अच्छा मौका है, इधर तो हमको इंटरनेशनल लैंडलाइट मिल जाएगी, फिर
अब हम लोग को तो बाहर से सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अब और लोग आ जाते हैं, वो और प्रोटेस्ट हो जाते हैं, इस चीज़ को सुन के लोग आ जाते हैं। फिर है ना 13 मई से इन लोग की हंगर स्ट्राइक चालू हो जाती है। हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाती है, हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद होता क्या है, फिर है ना जब उन लोग को पता होता है कि है ना कि क्या होता है, ये जो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट थे। किसी दिन इनके बारे में भी बात करेंगे, यूएसएसआर के बारे में, कि कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर रशिया बना था। तो उस पर भी एक दिन बात करेंगे। तब काफी समय से होता है, जो फिर चाइनीज गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकार होती है ना वहाँ की, वो एकदम गुस्से से तिलमिला जाती है। वो बोलती है कि ये पागल वागल हो गए क्या यहाँ के ये लोग, ये चल क्या रहा है, इतने दिन से काफी समय से प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो डेंग ज़ाओपिंग को कुछ समझ में नहीं आता, उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। वो लेपिंग को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, ली पेंग को, क्योंकि उनका मानना होता है कि सारी डिमांड को खारिज करो इसी वक्त कैसे भी करके। तो अब उसके बाद होता क्या, वो चीज़ इस चीज़ को मना कर देते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि अब वो उन्होंने क्या किया, 17 मई को डेंग ज़ाओपिंग ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बोला कि अब ऐसे अब कुछ नहीं होगा, अब सीधा मार्शल लॉ लागू करो, मिलिट्री चार्ज हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से मिलिट्री आ जाती है। 17 मई को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और उसके बाद 20 मई को फिर वहाँ पे मिलिट्री वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया। 17 मई को बोला और 20 मई को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि अब कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, अब सब मिलिट्री के हाथ में रहेगा। जो कुछ भी होगा मिलिट्री आपको चाहे मारे पीटे, आपका खून कर दे या कुछ भी हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कितना भी ब्रूटल क्रैकडाउन हो जाए मिलिट्री की वजह से, मिलिट्री वाले तो यही करते हैं चाइना में। सोचिए, आज मैं ये भी बता दूं आप लोग का, आप लोग तो शुक्र मनाइए कि अपन भारत में रहते, चीन जैसे देश में नहीं रहते। तो अपन को किसी भी के भी खिलाफ बोलने करने की आज़ादी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अपनी सेना हो। अभी कुछ दिन पहले अभी वो एमपी के एक मंत्री का वो बयान आया था ना, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके। लोग उल्टा सीधा ऐसे में बोल देते कुछ भी, वो तो अपने आप पे डेमोक्रेसी है इसलिए सब चल जाता है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं चलता। तो 20 मई को मार्शल लॉ लागू हो जाता है और अब एकदम से बोल दिया जाता है कि अब तो तुम लोग गए, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। तब ऐसे करके क्या होता है कि अब इसी बीच क्या होता है कि मिलिट्री बार बार अनाउंसमेंट करने लग जाती है कि अब आप तियाननमेन स्क्वायर को खाली कर दे, लेकिन खाली हो नहीं रहा होता है। खाली प्रोटेस्टर्स और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उसके बाद से, कि रोज़ लोग आने लगते हैं इधर से उधर, 1 लाख से ज़्यादा, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख करके। चाइना की जितनी संख्या है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है ना प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं इस चीज़ को लेके, काफ़ी लोग बढ़ जाते हैं। अब फिर काफ़ी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं ना, बड़े बड़े टैंक लेके, बड़ी बड़ी बंदूकें लेके। अब काफ़ी है ना, फिर उनको बोलते हैं कि खाली कर दो, लेकिन वो काफ़ी सोल्जर्स को भी कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कि देखिए हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, हम तो अपने देश के लिए ही कर रहे हैं ये सब। हमारा कोई ऐसा मकसद भी नहीं है कि है ना जिसमें हम लोग है ना किसी को है ना देश के खिलाफ जाए, कुछ भी करे, हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो काफ़ी सोल्जर्स को वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन 3 जून की शाम को क्या होता है कि मिलिट्री आती है, एकदम से स्ट्रिक्टली बोल देती है कि अब आप तियाननमेन स्क्वायर खाली कर दे, वरना सेना सिटी सेंटर को खाली कराने के लिए आगे आ रही है। अब जो होगा इसके बाद उसके जिम्मेदार फिर वही लोग होंगे। तो उसके बाद फिर ऐसे करके है ना टेलीविज़न बंद कर दिया जाता है, सब बंद कर दिया जाता है, लाइट वाइट सब बंद हो जाती है, चाइना की कंट्री में सब बंद हो जाता है, सब हो जाता है। अब 3 जून को क्या होता है, फिर वो उसके बाद एकदम से फायर ओपन कर देते हैं, फायर ओपन कर देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि है ना एकदम से है ना 35 से 36 लोग वहीं मार दिए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी जीप्स थी, जिसपे है ना जीप्स पे उन्होंने पथराव करने शुरू कर दिए, जो व्हीकल्स आ रहे थे उनमें आग लगा दी उन लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने। इस चीज़ को लेके और किलिंग ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट पे आने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए इस चीज़ को लेके। और वो बोल रहे थे कि नहीं ये बहुत गलत चीज़ हुई है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन 3 जून की रात को अब क्या होता है, एकदम से सारी लाइट ऑफ कर दी जाती है, सब है ना बंद कर दिया जाता है। बड़े बड़े ट्रूपर्स तैनात कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ऊपर से उड़ने के लिए आते हैं, डराने धमकाने के लिए कि स्टूडेंट्स को किया ना, ताकि वही कैसे भी करके ये लोग छोड़ दें, भाग जाएं यहाँ से। लेकिन ये लोग खाली नहीं होते, और ज़्यादा प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं।
अब 4 जून की सुबह एकदम से है ना फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं, लाइट वाइट सब बंद कर देते हैं और फिर एकदम से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। 3 लाख से ज़्यादा सैनिक देखते ही देखते वहाँ पे टैंकों के साथ पहुँच जाते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ, और वहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है। टैंकों ने वहाँ पे टैंक चढ़ा दिए थे स्टूडेंट्स पे, टैंकों ने गोले बरसाए वहाँ पे, टैंकों ने गोलाबारी की, बंदूकों ने की। ऐसे करके 4 जून की सुबह होते होते काफ़ी सारे लोगों की जाने जाती है इसमें, काफ़ी लोगों की जाने जाती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी बच्चे मारे जाते हैं। बहुत बड़ा इंसिडेंट है ये, बहुत बड़ा मैसेकर था ये, जिसके बहुत बड़ा नरसंहार किया था चीन ने। सोचिए आज भी है ना चीन में, और उसके बाद क्या होता है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, 9 जून 1989 को, उस समय काफ़ी लोगों ने इसकी, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है आज, उन्होंने तो इसकी तारीफ की थी उस समय, बोला था कि चीन कितना शक्तिशाली देश है, चीन में कितना कुछ हो रहा है, जो कुछ भी होता है ये सब तो सही किया चीन ने, ऐसे करके। और उस समय भारत में भी अलग अलग प्रतिक्रिया तो किसी कोई दे नहीं पाया अपनी तरफ से। भारत चीन संबंध भी काफ़ी उस समय अच्छे होने की कोशिश किए जा रहे थे। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, और चीन में जो वहाँ के, चीन में भारत के जो राजदूत थे वो थे सीवी रंगनाथन। तो उन्होंने काफ़ी इस पे, अब उसके बाद क्या हुआ कि 9 जून को वहाँ के जो अमेरिका, जो माफ़ कीजिएगा, 9 जून को चीन के जो राष्ट्रपति थे डेंग जियाओपिंग, इसने एक भाषण दिया। इसमें पता है क्या बोला, क्योंकि इसमें तो कोई आर्मी के भी कुछ सोल्जर्स की जान गई थी, आर्मी वाले भी मारे गए थे, तो आर्मी वाले मारे गए थे, तो उनके लिए डेंग जियाओपिंग ने बोला था कि जो शहीद हुए हैं, जो आम जो सोल्जर्स या जो पुलिस वाले इस चीज़ में मारे गए हैं, वो बहुत गलत हुआ है। जो आम लोगों की जान गई, आज तक उन पे चाइना ने कभी कुछ नहीं बोला, जो है ना इतने जो सोल्जर्स मारे गए आर्मी वाले, वो गलत हुआ है। तो ये ऐसे बोल के घाव पे नमक छिड़क दिया एक तरह से, तो इसके वजह से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भड़क गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, अब सबके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि ना पूरी दुनिया चुप थी उस समय, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस काट दिए गए थे, ब्रॉडकास्ट हो नहीं पा रहा था, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है वहाँ पे। स्पेन का एक टीवी था, वो ये सारी चीज़ें बस दिखा रहा था कि है ना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इस बारे में सारी चीज़ें बता रहा था। अब उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ किया इस चीज़ में, ये काफ़ी चीज़ें की, लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि सोशल मीडिया भी नहीं था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे कहीं बाहर पब्लिक हो नहीं पाई। तो बाहर पब्लिक नहीं हो पाती तो लोग क्या करते, फिर कोई कोई बोल नहीं पाएगा। आज भी है ना इस चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है चीन में, तो आज भी इस घटना को याद करने पर सख्त मनाही है। अगर कोई भी अगर इस घटना को लेके कोई बड़ा कार्यक्रम करता है या कोई बड़ा जुलूस निकालता है, तो उसको 3 से 6 साल तक की जेल भी हो सकती है, इतना सख्त कानून है चीन में। और वहाँ पे कितने लोग मरे, अब चाइनीज गवर्नमेंट तो है ना बोलती है कि वो 300 लोग मरे थे, वो तो यही आंकड़ा देती है, लेकिन अलग अलग अनुमान है। आज तक नहीं पता लोगों को कि उस दिन तियाननमेन स्क्वायर पे कितने लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों का अलग अलग अनुमान है, कोई बोलता है कि है ना सैकड़ों लोग मारे गए, कोई 1000, कोई 10,000, लाखों में भी इसकी कोई संख्या बताता है। तो ऐसे करके अलग अलग ओपिनियन है लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि है ना इसमें खाली स्टूडेंट्स की जान गई थी, काफ़ी लोग मरे थे इसमें, काफ़ी डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेबर्स, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग मरे थे, जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसे करके आज भी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन भाई चाइना की किसी हिम्मत नहीं हो पाती है बोलने की, क्योंकि चीन सबसे बड़ा अमीर देश है, आज भी है ना सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी चलाता है। तो ऐसे छोटे मोटे देशों को, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे जितने भी लोग देश है बड़े छोटे मोटे, सबको अपनी जाल में, अपने चंगुल में फंसा देता है, पैसे का लालच दे के है ना सबको खरीद लेता है, और ऐसे एक दिन सबको है ना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इस तरह से अगर होगा तो। तब उसके बाद हुआ कि, लेकिन ये सब से तो कुछ होना जाना है नहीं। तो ये था तियाननमेन स्क्वायर के बारे में पूरा, कि चीन में 16 अप्रैल को ये मांग उठी डेमोक्रेसी की, 16 अप्रैल को ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, और 4 जून को ब्रूटल तरीके से वहाँ की आर्मी ने इसको कुचल दिया। तो ऐसे करके ये बहुत बड़ा, और चाइना के तो देखिए आज भी हर चीज़ को लेके झूठ फैलाता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो। कोरोना वायरस को लेके भी चाइना ने इतना बड़ा झूठ बोला कि जिसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता, आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसे करके चीन का इस बारे में अपन कुछ बता नहीं सकते, चाइना हर चीज़ में क्या झूठ बोलता है क्या सच बोलता है। तो ये था तियाननमेन स्क्वायर गोलीकांड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
अगली अगली मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी देश को अगर कोई आज़ादी मिलती है या देश में अगर कोई विरोध प्रदर्शन अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो एक लोकतंत्र होता है, तभी वो सफल हो पाता है। नहीं तो अगर जिस देश में तानाशाही है उस देश में तो डंडे के बल पे ही है ना सारे काम करने पड़ते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। वीडियो को आखिरी तक देखें।